तो चलिए आज बात करते हैं पोटेंशियोमीटर पे। हम पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कहां कहां होता है, और उसी के साथ साथ हम ये देख लेंगे कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वैसे पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन तो बहुत सारा है, लेकिन हम खासकर दो एप्लीकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। एक तो दो सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करना, और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। हम पहले ईएमएफ को कंपेयर करेंगे दो सेल्स के, फिर हम किसी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो इसके लिए एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड में लगा हुआ रहता है कॉपर स्ट्रिप्स, और इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच जुड़ा हुआ रहता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर। तो हम एक जगह कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर यूज कर रहे हैं। इसके पीछे एक खास कारण है। वो कारण यह है कि अगर आप कंपेयर करें रेजिस्टिविटी को, कॉपर, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन को, तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का जो रेजिस्टिविटी है ये कॉपर के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। तो ये अगर एक सर्किट का पार्ट हुआ तो देखिए, ये जो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर है, इसके कारण जो रेजिस्टेंस बनेगा, कॉपर स्ट्रिप के कारण बने हुए रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो हम ड्यू टू कॉपर स्ट्रिप इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थात इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर। अब आगे देखें, इस पूरे सिस्टम में जुड़ा हुआ होता है एक मीटर रॉड, और हम ये मीटर रॉड क्यों यूज करते हैं ये आपको आगे इसके एप्लीकेशन में पता चल जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य धरेंगे और समय के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि ये मीटर रॉड यहां पर क्यों लगा हुआ रहता है। तो फिर अब तक के इस सिस्टम में आपको दो एंड पॉइंट दिखेंगे, एक तो ये पहला एंड पॉइंट और ये एक दूसरा एंड पॉइंट। तो पहले एंड पॉइंट से सर्किट का अगला पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें कि एक टैपिंग की रहता है। टैपिंग की का कुछ खास काम नहीं होता है, यह सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है, जो कि आगे जुड़ा हुआ रहता है एक रियोस्टैट के साथ। रियोस्टैट यूज करने का कारण यही है कि हम इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे हम वैरी कर सके। हमें पता है रियोस्टैट का हेड को अगर हम मूव करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को क्यों वैरी करवाते हैं, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, कुछ देर बाद इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब ये रियोस्टैट आगे जुड़ जाता है एक ड्राइवर बैटरी के साथ। ये ड्राइवर बैटरी क्या करता है, यही इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है। और इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है, हम इस करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तब जाके इस पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। तो जब इस बैटरी से फ्लो हुआ करंट को कांस्टेंट रखना है, तो हमें उसे नापना भी तो होगा कि करंट कहीं वैरी तो नहीं कर रहा, या फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें इस बैटरी के साथ जोड़ना होता है एक एमीटर को, और वो एमीटर जाके जुड़ जाता है सीधे इस कॉन्स्टेंटन मैंगनीन और कॉपर वायर के जो सिस्टम है, इस सिस्टम के दूसरे एंड के साथ। तो हमें करंट को कांस्टेंट रखना है। तो करंट को कांस्टेंट रखना है, और अगर सर्किट के साथ और भी कुछ चीजें जुड़ा हुआ हो, तो फिर इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो तो चेंज करेगा, और उससे करंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट वैरी करने लगेगा। इसीलिए हम रियोस्टैट यूज करते हैं। रियोस्टैट के जो रेजिस्टेंस है उसे वैरी करवाते हुए हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब जो इसका अगला पार्ट है, ये इसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। इसका जैसा एप्लीकेशन होगा, सर्किट का अगला पार्ट वैसा होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर खास सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर इसे कहूंगा सिस्टम, और ये सिस्टम जुड़ा हुआ रहेगा इस पोटेंशियोमीटर के एक एंड के साथ, और इस सिस्टम का जो दूसरा एंड होगा ये एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमें पता है जॉकी है तो इसका हेड को हम वैरी करवा सकते हैं, सो इसके हेड को हम किसी भी तरह से वैरी करवा सकते हैं। अब चलिए इसे आगे हम देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर से हम कैसे दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं।
अब जब हम कंपेयर करते हैं दो सेल्स के ईएमएफ को, तो जहां हमने सिस्टम कहा था इस पोटेंशियोमीटर में, एक सर्किट को हमने सिस्टम कहा था ना, उस सिस्टम के जगह हम क्या करते हैं कि दो सेल्स को, जिन दोनों का ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, दो सेल्स को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि दोनों सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जुड़ जाता है पोटेंशियोमीटर के इस एंड के साथ, और इन दोनों सेल्स का जो नेगेटिव एंड होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल, ये सीधा जाके एक गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ता है, लेकिन वो एक टू वे की के साथ जुड़ता है। तो यहां पर या तो ये गैल्वेनोमीटर इस सेल के साथ जुड़ेगा या फिर ये गैल्वेनोमीटर इस सेल के साथ जुड़ेगा। जिसका ईएमएफ हमें पता करना होता है, एक्चुअली हम पता नहीं करते हैं, जिसके ईएमएफ को कंपैरेटिवली हम पता करते हैं, उसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर आगे एक जॉकी के साथ जुड़ेगा, जो जॉकी सीधे जाके ये कांस्टेंटन या जो भी वायर है, इस वायर को जाके टच करेगा, कुछ ऐसे। तो मान ले कि सबसे पहले हम इस पहले सेल के जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ को कंपैरेटिवली पता करेंगे। तो मान ले कि ये जो सेल है, ये सेल है E1, और ये सेल, ये मान ले ये है E2, ईएमएफ है E1 और E2। तो चूंकि हम E1 का ईएमएफ को कंपैरेटिवली पता कर रहे हैं, तो हम जो इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे वो E1 के साथ जोड़ेंगे। और हमने देखा इस सिस्टम में, जबकि जॉकी जाके इस पॉइंट में लगा हुआ है, इस पूरे सिस्टम में यहां से जो करंट का फ्लो है इस गैल्वेनोमीटर से, वो जीरो है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन हो तो हम इस जॉकी के जो हेड है, इस हेड को मूव कर सकते हैं। हम यहां भी जोड़ सकते हैं इस जॉकी के हेड को, हम इसे मूव करते हुए यहां भी जोड़ सकते हैं। सो हमने उसे वहां पर जाके टच करवाया जहां पर कि गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो, अर्थात कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो हम ये मान सकते हैं कि इस सर्किट से, इस छोटे से सर्किट के पार्ट से कोई करंट का फ्लो नहीं है। अगर करंट का फ्लो होता तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता। अब देखिए, पूरे सर्किट में तो हमने करंट को कांस्टेंट रखा है इस रियोस्टैट को यूज करते हुए, और हम यहां एमीटर में देख रहे हैं कि करंट कांस्टेंट है या नहीं। तो हमने माना कि ये करंट है I। अब देखिए, जॉकी का हेड आके जुड़ गया है यहां पर, मान ले ये पॉइंट है पॉइंट B और ये पॉइंट है पॉइंट A। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे पता कर लेते हैं। सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये कितना होना चाहिए? तो करंट तो यहां पर I है, इसे हमने कांस्टेंट रखा, तो करंट इनटू इस केस में जो रेजिस्टेंस है, हमने इसे R1 माना। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बराबर होगा I इंटू R1। यहां पर R1 अर्थात यहां जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस? यहां से लेके इस सर्किट का जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसका रेजिस्टेंस, और इसमें से ये जो कॉपर स्ट्रिप है, इस कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है, इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम होगा कांस्टेंटन या मैंगनीन के रेस्पेक्ट में। तो इस स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस है, इसे इग्नोर करते हुए हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ कांस्टेंटन या मैंगनीन वायर, वो इतना ही लेंथ इफेक्टिव होगा, और इस लेंथ को हम नाप सकते हैं। इसीलिए तो हमने यहां पर मीटर रॉड यूज किया है। वो लेंथ होगा कितना? नॉर्मली पोटेंशियोमीटर 1 मीटर का ही होता है, इसका जो विड्थ होता है ये। सो इसका लेंथ कितना होगा इस केस में? देखिए, 1 मीटर, 2 मीटर, और यहां पर 70 सेंटीमीटर, यहां पर देखें, अर्थात 270 सेंटीमीटर हो गया A से B तक का जो डिस्टेंस है, वो इफेक्टिव डिस्टेंस। हमने यहां इग्नोर किया इस कॉपर स्ट्रिप के लेंथ को और इस कॉपर स्ट्रिप के लेंथ को, और हमने माना यहां पर जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेंटन हो या मैंगनीन हो, उसका जो रेजिस्टिविटी है वो है रो। तो हम यहां पर R1 को ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये R1 ये बराबर है रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, जो भी मटेरियल हो, इसका रेजिस्टिविटी रो इनटू जो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ है, A से B तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर रहे हैं ना, अर्थात A से B तक के बीच का जो वायर है, इसके कारण जो रेजिस्टेंस हो रहा, इसे हम पता कर रहे हैं।
तो फिर जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे ए से लेके बी पॉइंट तक का इफेक्टिव लेंथ होगा, जो कि इस केस में दिख रहा 270 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमने इस लेंथ को, इफेक्टिव लेंथ को हमने माना यह है x1, जिसे यहां पर इस एग्जांपल में ये x1 बराबर है किसके, 270 सेंटीमीटर के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होगा इतना पार्ट का, ये होगा रो इंटू x1 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, इस रॉड का या वायर का, जो भी है। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा, अर्थात जो भी रॉड हम यहां पर यूज कर रहे हैं, जो रॉड हम यहां पर यूज कर रहे हैं, या वायर भी कह सकते हैं आप इसे, और जो वायर हम यहां पर यूज कर रहे हैं, जो यहां पर यूज कर रहे हैं, ये 4 वायर हो, 5 वायर हो, कितने भी वायर हो, जितने भी वायर्स हो, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा। तो इससे आगे हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं, ये बराबर होगा I इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाय a। और हमने इससे पहले चर्चा किया था कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं है। सो यहां जो करंट था I डैश, ये बराबर था 0 के। इसका मतलब यहां जो बैटरी जो है, जो ड्राइवर बैटरी है, ये करंट को सेंड कर रहा है इस सर्किट में, और इस पॉइंट से आके पूरा का पूरा करंट यहां से फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा भी करंट इस पाथ से फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का। इसीलिए तो जब ड्राइवर बैटरी कोशिश कर रहा है कि करंट इस पाथ से फ्लो करे, लेकिन यहां जो बैटरी है जिसका ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे, वो कोशिश कर रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे। दोनों का ईएमएफ बराबर होगा तभी जाके इस पाथ से करंट 0 होगा। दोनों का ईएमएफ बराबर का मतलब यह नहीं कि ये पूरा का पूरा जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ, नहीं, क्योंकि ड्राइवर सेल जो करंट सेंड कर रहा है ये पूरा का पूरा सर्किट में सेंड कर रहा है। लेकिन ये E1 जो बैटरी है, जो सेल है, ये जुड़ा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, अर्थात जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को ये E1 काट रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर है E1 के, जो कि बराबर है इस एक्सप्रेशन के। अब हमें ये जो दूसरा सेल है इसके भी ईएमएफ को कंपेयर करना है, कंपैरेटिवली पता लगाना है और इसके साथ कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो हमने क्या किया, हमने अब जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर को इस दूसरे सेल के साथ, और ये जो जॉकी है जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हमने एडजस्ट किया और उस पोजीशन में रखा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। तो मान ले इस केस में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, अर्थात कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो हम कहेंगे यहां से जो करंट का फ्लो है ये 0 के बराबर है। और इस केस में देखें इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो 2 पॉइंट्स है, हमने माना P पॉइंट और Q पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा इस बैटरी का ईएमएफ। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q पॉइंट्स के बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस के। अब करंट को तो हमने कांस्टेंट रखा है ना, करंट को तो हम कांस्टेंट रखेंगे, सो यहां भी जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में ये भी होगा I। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस P और Q पॉइंट के बीच ये होगा करंट I इंटू रेजिस्टेंस। इस केस में हमने माना यह है R2, किसका रेजिस्टेंस, पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक के बीच जो भी पार्ट है इस सर्किट का उसका रेजिस्टेंस। तो इसे हम कह सकते हैं यह है I इंटू R2 के जगह हम कह सकते हैं ये बराबर होगा रो इंटू लेंथ, किसका लेंथ, यहां से लेके P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का इफेक्टिव लेंथ। फिर से कह रहा हूं, हमें इस कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है इसे इग्नोर करना है। तो फिर ये जो इफेक्टिव लेंथ होगा, ये इफेक्टिव लेंथ हमने माना ये है x2। तो यहां पर x2 क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, इस केस में लेंथ x2 है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस केस में माना ये जो x2 है ये बराबर कितना का है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर और यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर।
तो ये बराबर है 110 सेंटीमीटर के। तो फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाय A के। यहां पर देखें मटेरियल तो सेम है, तो यहां भी रेजिस्टिविटी होगा रो। क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे जैसे कि हमने बात किया था, इस कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन जो भी वायर है इसका सेम है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया E2 के। तो जब हम E1 और E2 को कंपेयर करेंगे इस केस में, तो यहां E1 डिवाइडेड बाय E2 इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है E1 के जगह I इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाय A होल डिवाइडेड बाय I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाय A। तो ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ये I और ये रो और ये रो और ये 1 डिवाइडेड बाय A और 1 डिवाइडेड बाय A, और बचा हुआ रहेगा x1 डिवाइडेड बाय x2। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के I कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए हम इस पूरे सिस्टम में चाहे कैसा भी हम सेल जोड़ ले, पूरे सिस्टम में हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं। यहां पर इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से I कैंसिल हो जाएगा तब। और ये जो वायर हम यूज करते हैं, ये वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, इसी के कारण हम यहां पर डिनोमिनेटर का जो A है इसे कैंसिल कर पाते हैं। तो फिर हम कहेंगे इन दोनों सेल्स का जो EMF है, इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा x1:x2। और हमने इससे पहले ही देखा कि x1 और x2 को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पोटेंशियोमीटर से कैसे मेजर करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए देखें, जहां पर हमने दो सेल्स को जोड़ा था EMF कंपेयर करते हुए टू वे की से गैल्वेनोमीटर के साथ, इस केस में हम जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे सिर्फ उसी सेल को जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ, और इसका दूसरा एंड इस सेल का ये गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और ये गैल्वेनोमीटर जैसे कि होता है वो एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर में इस वायर का जो सिस्टम है यहां पर कहीं पर इसे टच करेगा। सो इस केस में हमने माना कि जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ ये है x1। तो एग्जांपल के तौर पे देखें, ये x1 कितना है? ये है 276 सेंटीमीटर। सो ये है 276 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, एक तो ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट A मान ले इसे, ये है पॉइंट B। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच, ये क्या है? ये है इस सेल का EMF। हम देखें यहां पर करंट को कांस्टेंट रखेंगे और इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा ये 0 होगा, अर्थात कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो सर्किट के इस पार्ट से जो करंट है I' ये है 0। तो इस केस में हम कह सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही बराबर है इस सेल के EMF के, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर होगा करंट जो कि है I इंटू रेजिस्टेंस किसका? इस सर्किट के इस पार्ट के लिए, जो कि बराबर होगा इस मटेरियल का मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन जिससे भी बना हुआ हो उसका रेजिस्टिविटी इंटू इफेक्टिव लेंथ। वो लेंथ कितना है इस केस में? x1 है वो लेंथ, x1 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का, पोटेंशियोमीटर में जो यूज किया जा रहा है, ये वायर या रॉड कुछ भी कहें आप। अब देखें हम आगे क्या करेंगे। आगे हम इसी सिस्टम को रखेंगे, पर ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम पता कर रहे हैं उसे एक और सर्किट के साथ जोड़ देंगे। देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, और इस गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ, और हमने देखा कि वो यहां पर आके इस पॉइंट में आके जुड़ गया। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q मान ले, और इस केस में जो लेंथ है
इफेक्टिव लेंथ ये है x2। इस एग्जाम्पल में ये जो x2 है ये किसके बराबर है? देखिए ये बराबर है 141 सेंटीमीटर के। यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक 41 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए ये है 59 का पॉइंट, सो 141 सेंटीमीटर इसका इफेक्टिव लेंथ है। सो इस केस में P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P और Q, ये किसके बराबर होगा? ये होगा I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाई A के, क्योंकि ये जो करंट है ये करंट अब भी है I। रियोस्टैट के हेड को मूव करते हुए हमने करंट को कांस्टेंट रखा है। तो ये जो VAB था अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और पॉइंट B, ये क्या था? ये था इस सेल का EMF। और अब जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा P और Q पॉइंट के बीच, ये किसके बराबर है? ये है क्या? ये है इस सेल का अब का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहां पर देखिए इस सेल के अंदर से करंट का फ्लो शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इस सेल को मिल गया एक और सर्किट जिससे कि करंट फ्लो कर सकता है। तो हमने माना यहां पर करंट जो फ्लो कर रहा है ये करंट फ्लो कर रहा है I डैश। अब इस पूरे पिक्चर में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा क्योंकि करंट का फ्लो होने लगा इस सेल के अंदर से। इस केस में करंट फ्लो नहीं कर रहा था इस सेल के अंदर से, पर इस केस में अब करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में इंटरनली। अब जैसे कि हमें पता है EMF जो होता है एक सेल का, ये रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, करंट थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेस्पॉन्सिबल होता है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बैटरी के एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं उसका EMF। EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है हमेशा, क्योंकि EMF से इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस्ट वोल्ट होता है वो घटता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो EMF है इस बैटरी का, चूंकि ये रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंसेस से करंट के फ्लो का, तो हम कह सकते हैं ये बराबर है I डैश इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेस्पॉन्सिबल होता है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब हम इस पहले इक्वेशन में अगर इस दूसरे इक्वेशन से I डैश के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो हम कह सकते हैं कि ये EMF ये बराबर होगा V डिवाइडेड बाई R। इस इक्वेशन से देखें V डिवाइडेड बाई R ये है I डैश कैपिटल R इनटू स्मॉल लेटर r प्लस कैपिटल लेटर R। सो अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि E इंटू कैपिटल लेटर R डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू स्मॉल लेटर r प्लस कैपिटल लेटर R। अब इससे आगे स्मॉल लेटर r जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बराबर हो जाएगा किसके? देखें ये बराबर हो जाएगा EMF इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। सो इसी को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई V माइनस 1, हमने कैपिटल लेटर R अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कर दिया कॉमन आउट। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने यहां पर एक नोन रेजिस्टेंस जोड़ा था। और E डिवाइडेड बाई V ये हम
इन दोनों को कंपेयर करते हुए पता कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं लिख लूं E डिवाइडेड बाई V होगा क्या, E डिवाइडेड बाई V बराबर ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म। सो ये हो जाएगा I इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाई A। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो E डिवाइडेड बाई V है अर्थात EMF इस सेल का डिवाइडेड बाय इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में ये बराबर होगा x1 डिवाइडेड बाय x2 के। सो ये वैल्यू हमें पता है E डिवाइडेड बाय V, तो ये हमें पता है, ये नोन है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। चलिए देख लेते हैं। तो इससे आगे हम कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये बराबर होगा E डिवाइडेड बाई V जो कि है x1 डिवाइडेड बाई x2 के -1 इंटू R के बराबर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 इंटू R। तो इस तरह से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा।